देश और दुनिया के लिए एक बड़ा अवसर। राजधानी नई दिल्ली में G20 2023 2 दिवसीय समिट के माध्यम से विश्व कुंभ जो हो रहा है और संसद टीवी इस विश्व कुंभ की पल पल की गतिविधि को आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। और प्रतिबिंब, भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विकास को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिकता दी गई और बेहतर भविष्य के लिए कई विषयों पर मंथन हुआ। जी हां, एशियाई वित्तीय संकट से निपटने और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद और सहयोग के लिए बनाया गया था G20। 1999 में गठित G20 समूह अब दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चाएं कर रहा है। G20 सदस्य ग्लोबल जीडीपी यानी कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और भारत की G20 अध्यक्षता में G20 देश एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की संकल्पना को साकार करने के लिए 1 दिसंबर 2022 से मंथन कर रहे हैं। और आज वो घड़ी आ गई है जब 20 सदस्य देश, 9 अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एक साथ G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जी शालिनी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस अहम बैठक के लिए सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत के इस समूह के अध्यक्ष के तौर पर कैसी भूमिका रही है और सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है, लेकिन पिछले साल भर के दौरान देश भर में बेहद अहम बैठकों का दौर भी लगातार चलता रहा है। प्रतिबिंब, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहा ये सफर। दिल्ली में 18वीं G20 शिखर सम्मेलन के साथ पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। मेजबानी मिलने के बाद देश भर में अलग अलग शहरों में विभिन्न कार्य समूहों और मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बैठकों की प्रगति पर विशेष नजर थी। उन्होंने कई मंत्री स्तरीय बैठकों को संबोधित किया। In India, our efforts in this sector are centered on preserving our rich heritage and at the same time creating world-class infrastructure for tourism. One of our focus area is on developing spiritual tourism. After all, India attracts pilgrims of every major religion of the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को लचीला होना चाहिए। हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम करने, तैयार रहने और मुकाबला करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं पर मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात की गांधीनगर में आयोजित महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में अपने संदेश में कहा कि भारत ने स्वच्छ विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल कर अपने लिए एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है। We are moving strongly on our climate commitments. India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया था। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. वाराणसी में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संबोधन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। दुनिया के विकास में भारत हर संभव मदद को तैयार है। It is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. It is imperative for this group to send a strong message to the world that we have an action plan to achieve this. प्रधानमंत्री ने पुणे में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। Digital technology serves as an equalizer and promotes inclusivity. It is a force multiplier in increasing access to education and adapting to future needs. Today, artificial intelligence offers great potential in the field of learning, skilling, and education. With opportunities, technology also poses challenges. We have to strike the right balance. The G20 can play an important role in this. प्रधानमंत्री ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि G20 की भारत की अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ विकास और दक्षता के बीच सही संतुलन कायम करने और दूसरी तरफ प्रतिरोध क्षमता के लिए G20 की महत्वपूर्ण भूमिका है। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 शीर्ष नेताओं की ओर से घोषणा पत्र को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चाओं और विषयों पर अपनी सहमति जताई गई है और इन प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता जताई जाएगी। भारत की अध्यक्षता में G20 की यात्रा के शेरपा हैं अमिताभ कांत। उन्होंने संसद टीवी से विशेष बातचीत में बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता बेहद विशेष है और G20 का फाइनल डिक्लेरेशन और भी ऐतिहासिक होगा। बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा एक अवसर है, क्योंकि अगर आप दुनिया को देखते हैं इस समय तो कई चैलेंजेस हैं। एक तो ग्रोथ में बहुत स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमी में चल रहा है,
रिसेशन है। दूसरा, कोविड के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। करीब 200 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, 100 मिलियन लोगों को की जॉब्स गई हैं। और जो हमारी डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको डेट की एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्लोबल डेट का। और उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट फाइनेंस का चैलेंज है। पर पिछले 1.5 वर्ष से करीब ये जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज यूरोप में चला आ रहा है, रशिया यूक्रेन का, ये सारे चैलेंजेस हैं। पर हमारे जो लीडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये इन सबको एक अवसर समझते हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी प्रेसिडेंसी बड़ी इंक्लूसिव होगी, डिसाइसिव होगी, एम्बिशियस होगी और एक्शन ओरिएंटेड होगी। और इसीलिए हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी प्रेसिडेंसी को एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, और ऐसे में G20 की अध्यक्षता मिलना और भारत में समिट होना, माना जा रहा है कि चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, तमाम बिंदुओं पर जितना बेहतरीन प्रदर्शन भारत का हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भी इस बात को माना जा रहा है, तो G20 भी एक राह दिखा रहा है पूरे विश्व को, क्या माना जाए? बिल्कुल। देखिए, G20 में 2 बड़ी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो पहली बात कि जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है, इसको हम साधारण व्यक्ति तक ले जा चुके हैं। दूसरा कि जिस शानदार तरीके से G20 प्रेसिडेंसी भारत ने की है, और ये एक शहर में या एक कैपिटल में नहीं की, बल्कि सारे स्टेट्स में की, और हर स्टेट के साथ करीब 60 शहरों में की, और उन शहरों का हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर पाए, वहाँ का ड्रेनेज, सूएज, सॉलिड वेस्ट, वहाँ की सफाई सुथराई सब कर पाए। और तीसरा, मेरे विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि हमारा जो फाइनल डिक्लेरेशन होगा वो काफ़ी एम्बिशियस रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। और हम चाहेंगे कि भारत की प्रेसिडेंसी में हम महत्वपूर्ण चीज़ें करें जो हमने की हैं, और हम इसको इस प्रेसिडेंसी में बहुत जान लाए हैं कि जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जो ग्लोबल साउथ है, उनको हमारी प्रेसिडेंसी का पूरा फ़ायदा मिल सके। प्रतिबिंब, आपने ही G20 शेरपा से बात की और बहुत कुछ जानने को मिला। जी हाँ, और मैं बता दूं कि शालिनी हमारे साथ बैठी हुई हैं। शालिनी लगातार G20 को फॉलो कर रही हैं, डेली प्रोग्राम कर रही हैं, और शायद संसद टीवी अपने आप में एक अलग विशेष चैनल होगा जिसने लगातार हर रोज़ G20 पर कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम दिखाया है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज से हो रही है और दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सुबह 9:30 बजे से किया जा रहा है और सभी मेहमान भारत मंडपम में 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अगर शेड्यूल की बात करें तो 10:30 बजे से पहले सत्र यानी कि वन अर्थ की शुरुआत होगी और दोपहर 3 बजे से दूसरा सत्र वन फैमिली होने वाला है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और इसके अलावा कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली के नेताओं के साथ आज द्विपक्षीय बैठक होगी और कल यानी 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात होगी। और प्रधानमंत्री कनाडा के पीएम के साथ भी एक अलग बैठक होने वाली है। और अगर आज की अपडेट की बात करें तो मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है और पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बहुत बहुत स्वागत है। कैसी सुबह है कार्यक्रम स्थल की? प्रतिबिंब, भारत के लिहाज से ये बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो G20 देश हैं उनका जो शिखर सम्मेलन है, G20 समिट है, वो आज 9:30 बजे जैसा आपने बताया शुरू होने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत मंडपम है। यहीं पे जो G20 के सदस्य देश हैं, क्योंकि उसमें यूरोपीय यूनियन है, 19 देश हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके राष्ट्राध्यक्ष, चाहे राष्ट्रपति हो वहाँ के, चाहे प्रधानमंत्री हो, पहुँच चुके हैं होटलों में और अभी आने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होगा। तो भारत मंडपम की भव्यता तो हम लगातार दिखाई रहे हैं। 40 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ ये क्षेत्र है। 5 फ्लोर हैं प्रतिबिंब इसमें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भव्य भारत मंडपम को, और इसमें 5 जो है फ्लोर्स है। सेकंड फ्लोर में समिट हॉल है, जहां पे जो है आज 9:30 बजे जो है
वो शुरुआत होगी शिखर सम्मेलन की। कल भी ये चलेगा। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, आज के शेड्यूल की बात करूं, तो 9:30 बजे भारत मंडपम पर ये मेहमानों का आने का सिलसिला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबकी अगवानी करेंगे। ट्री ऑफ फायर पर जो है वो वेलकम फोटोग्राफी जो रहता है, कस्टम रहता है, वो फॉलो किया जाएगा। और फिर लीडर्स लाउंज है वहाँ पे सारे लोग, ये जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पहुँचेंगे। 10:30 बजे जैसा थीम है G20 की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो ये जो 3 टैग लाइन्स हैं, उसकी जो पहली टैग लाइन है वन अर्थ, इस पे चर्चा 10:30 बजे शुरू होगी। समिट हॉल में पहला सेशन है वहाँ पे। फिर 1:30 बजे जो है, जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनकी बाइलेटरल जो आपस में जो देश बातचीत करते हैं उसका सिलसिला शुरू होगा 1:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है कुल 2 दिनों में, मतलब पिछले कल वो 3 लोगों से मिल चुके, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, जो बाइडेन से मिल चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से, और मुलाकात 3 नेताओं से वो कल कर चुके हैं। आज जो है ब्रिटेन, जापान, इटली के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। टोटल कल और आज की बात करें तो आज क्योंकि 3 हो चुके तो 12 राष्ट्राध्यक्षों से आज प्रधानमंत्री बात करेंगे। बहुत बड़ी बात है। बायलैटरल मीटिंग्स लगातार चलती रहेंगी। और 3 बजे जो है, जो थीम नंबर 2 है वन फैमिली, उस पर चर्चा होगी 3 बजे। उसके बाद जो है मेहमान जो है, ये जो सेशन ख़त्म हो जाएगा वन फैमिली वाला, तो उसके बाद वो लौट जाएंगे अपने होटल्स को। और उसके बाद शाम को 7 बजे जो है डिनर का आयोजन है, उसमें सारे के सारे जो मेहमान हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे। 8 बजे डिनर के दौरान जो चर्चाएँ होती हैं, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी चर्चाएँ होती हैं और राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं, डेलीगेट्स आपस में मिलते हैं, वो होगी। और 9:10 बजे लीडर्स लाउंज में मेहमान जुटेंगे और फिर लीडर्स लाउंज में जुटेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम रहने वाला है प्रतिबिंब। बड़ी बात ये है कि G20 की प्रेसिडेंसी जब से भारत को मिली है पिछले एक साल में, तो भारत के 60 शहरों में 200 मीटिंग्स हुई हैं। ये G20 के इतिहास में ये सबसे बड़ी मीटिंग्स हैं, सबसे बड़े स्तर पे काम हुआ है। और अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई है। 1 लाख से ज़्यादा डेलीगेट्स जो यहाँ पहुँचे थे, इन 200 जो मीटिंग्स हुई थी, 125 देशों के प्रतिनिधि पहुँचे थे। तो ये मेज़बानी भारत लगातार पिछले 1 वर्ष से लगातार कर रहा है। हम समझ सकते हैं कि इस G20 की जो ये शिखर सम्मेलन होने वाला प्रतिबिंब, उसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से समझी जा सकती है कि जो G20 के देश हैं या जिसके इन्वाइटीज देश हैं या जो संगठन इससे जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़े हुए हैं, वो जो है टोटल जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसका 85% जो है वो इन देशों से जो है वो होता है। और उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड का जो ट्रेड है, पूरे दुनिया का जो व्यापार है, G20 देश जो शामिल, उसका 75% व्यापार जो है इन देशों पे निर्भर करता है। ये वर्तमान स्थिति है। तो एक बड़ा इकोनॉमिक फोरम है G20 और उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है और उसका समिट जो है आज होने वाला है, 2 दिन चलेगा, आज और कल। ये समिट नई दिल्ली में हो रही है। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतज़ाम हैं चारों तरफ और दिल्ली जो है बड़ी सुंदर है हर तरह से। जहाँ पे ठहरे हुए लोग हैं, चाहे बाकी बात करें, चाहे भारत मंडपम की बात करें, चाहे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की बात करें, तो भव्यता जो है नज़र आ रही है। और भारत भले ही विकासशील देश हो, पर वो विकसित देशों की श्रेणी में जल्दी आ जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, वो सपना, उसकी शुरुआत अगर अमृतकाल में हो रही है और हम G20 की अध्यक्षता के रूप में उसकी मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, तो भारत के लिहाज से बहुत बड़ी बात है प्रतिबिंब ये। और शालिनी, 3 खास मेहमान हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भास्कर बालकृष्ण हैं, पूर्व राजदूत हैं। और हम बताते हैं डॉक्टर भास्कर बालकृष्णन 33 वर्षों तक भारतीय राजनयिक रहे हैं और उन्होंने ग्रीस और क्यूबा में भारत के राजदूत के रूप में काम भी किया है। बिल्कुल प्रतिबिंब। और उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों में और जिनेवा और वियना में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। और उन्होंने विदेश मंत्रालय के निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रभाग की स्थापना भी की है और उसका नेतृत्व भी किया है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो कि JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़े हुए हैं। और बात करें प्रोफेसर गुलशन सचदेवा की, तो यूरोपीय अध्ययन के प्रोफेसर और यूरोपीय अध्ययन केंद्र स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज
जेएनयू के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय आर्थिक एकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा में जीन मोनेट चेयर से सम्मानित किया गया है और वो इंटरनेशनल स्टडीज़ यानी सेज इंडिया के प्रधान संपादक भी हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और इसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर निवेदिता रे, जो निदेशक अनुसंधान है ICWA की। और इसी के साथ प्रतिबिंब चर्चा की शुरुआत करते हैं। G20 एक बहुत बड़ा आयोजन है और भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका पहला दिन है जिसमें वन अर्थ और वन फैमिली, इन दोनों पर 2 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। भास्कर बालकृष्ण, आवाज़ आ रही है? मैं प्रतिबिंब शर्मा बोल रहा हूँ। अभी हमारी बात हुई थी हमारे सहयोगी से और बता रहे थे कि आज और कल 2 दिन समिट के दिन हैं, लेकिन लगभग 1 बरस से ये यात्रा लगातार G20 अध्यक्ष के तौर पर चल रही है और इसमें 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्ट्रीम्स को शामिल किया गया है। एक बड़ा आयोजन, और माना जा रहा है कि इससे पहले जर्मनी में एक वृहद आयोजन किया गया था, लेकिन जितना खर्चा वहां पर किया गया था उससे कम खर्चे में एक बड़े कैनवस पर भारत में G20 का आयोजन हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आयोजन को? नमस्कार जी। भारत की जो अध्यक्षता है वो पहले अध्यक्षताओं के मुकाबले में थोड़ा कम है, क्योंकि सितंबर तो समिट हो रही है और जनवरी से शुरू हुआ एक्टिविटी। लेकिन फिर भी भारत ने जो काम किया है वो तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आपने कहा सारे शहरों में ले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि G20 में प्रोसेस ऐसा है कि उसमें फाइनेंस ट्रैक है, उसमें शेरपा ट्रैक है और उसमें एंगेजमेंट ग्रुप्स है जो नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेंट्स को मिलाती है। और शेरपा ट्रैक में वर्किंग ग्रुप्स है जिसमें ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो काफ़ी विषय में वर्किंग ग्रुप्स बढ़े हुए हैं। फाइनेंस ट्रैक में है, लेकिन जो वर्किंग ग्रुप्स है वो एनवायरनमेंट, वो हेल्थ, काफ़ी चीज़ों में वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो G20 एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फैला हुआ है और जो एंगेजमेंट ग्रुप्स है वो बिजनेस और साइंस और कल्चर, इनके साथ नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेंट्स को ले आती है। तो ये जो सारे जो मीटिंग्स है उनमें से जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स है वो जाती है शेरपा और फाइनेंस ट्रैक को और उनको पूरा इंटीग्रेट करके एक फाइनल लीडर्स डिक्लेरेशन ड्राफ्ट किया जाता है। अभी तक तो जो सूचना मिली है इसमें तो अहम बातें हैं हुई है। एक तो एग्रीमेंट ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे देश भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की है और ये चाहते हैं कि इसको और फैलाए दुनिया में, और कई देशों के साथ हमारी एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और दूसरा है एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, मतलब ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कैसे फ्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे और इससे कार्बन एमिशंस कम हो जाएगी और हमारी जो ऑयल और फॉसिल इंपोर्ट्स वो भी कम हो जाएगी। इस पे भी एग्रीमेंट हुई है और ये भी लगता है कि एक बड़ा इनिशिएटिव निकलेगा G20 से। अब इसके बाद जो होगा उसमें काफ़ी काम भारत को करना होगा। प्रधानमंत्री ने एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डेवलपमेंट उसका ऐलान किया है, तो उसके लिए काफ़ी काम करना होगा। भारत को फंडिंग देनी होगी और सेंटर एस्टैब्लिश करना होगा। उसके अंतर्गत एक ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका भी ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी। उसमें कहा खास करके स्पेस और न्यूक्लियर, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी में हमारी जो एक्सपीरियंस है वो विकासशील देशों को और अन्य देशों को अवेलेबल करेंगे। तो ये 2 चीज़ों में काफ़ी काम भारत को करना होगा फ्यूचर में। जी मैं तो देख रहा हूँ, अभी से ही देख रहा हूँ कि G20 के बाद क्या क्या करना होगा हमको। जी, आगे बहुत कुछ करना होगा। बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई G20 की बैठकों के दौरान। देश के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई और आज 40 से करीब 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे से शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर निवेदिता आपसे
कि करीब 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत ने इस पूरे सफ़र में अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ किया है। तो आगे भारत का पूरी दुनिया के साथ जो दुनिया को एक परिवार मानने की जो एक थीम रखी है G20 के तहत, आप क्या कुछ देखती हैं? अनम्यूट कीजिए डॉक्टर निवेदिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी आ रही है। हाँ, जो हमारी इस G20 की जो थीम रहा है, वन अर्थ वन फैमिली वन वासुदेव कुटुंबकम, इसमें इंक्लूसिवनेस एजेंडा की बात हुई है। एंड शुरू से भारत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ के लिए एक आवाज़ होगी। एंड हम ये सबसे बड़ा एक सफलता हम मानेंगे कि यदि अफ्रीका यूनियन को इसमें शामिल किया जाएगा। अफ्रीका एक ग्लोबल साउथ का मेजर सेक्शन है। आप देखेंगे कि जब शुरुआत में जब वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की सम्मेलन हुई थी, उसमें 125 कंट्रीज़ में कम से कम 47 कंट्रीज़ अफ्रीका के थे। और ये जो अफ्रीका का जो एजेंडा है, इश्यूज़ है, कंसर्न्स है, उसको शामिल करना G20 में एक परमानेंट मेंबरशिप के थ्रू, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहल रही इस G20 प्रेसिडेंसी में। हम इंक्लूसिव एजेंडा की जो बात करते हैं, हम हमेशा देखे हैं कि जितनी G20 प्रेसिडेंसी रहा है, अफ्रीका एजेंडा में बात होती थी, लेकिन अफ्रीका कभी एक रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं रहा है। तो अफ्रीका को ज़्यादा वॉइस देने के लिए ये एक G20 सम्मेलन, जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को एक बहुत अच्छी तरह बहुत आवाज़ देने का जो भारत का एक इनिशिएटिव रहा है, मेन स्ट्रीमिंग करना है अफ्रीका ग्लोबल साउथ इश्यूज, और अफ्रीका का जो ग्लोबल साउथ की जितनी इश्यूज एंड कंसर्न्स को लाने के लिए ये एक प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा है अफ्रीका लिए और भारत के लिए। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। प्रोफेसर गुलशन, यहाँ पर जो बात की जा रही है ग्लोबल साउथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अफ्रीकी देशों को भी इससे जोड़ने का प्रयास भारत की तरफ से जो किया गया है वो सराहनीय है। सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि टैगलाइन दी गई है G20 समिट की जो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है, और ऐसे में अफ्रीकी देशों को G20 से जोड़ना कितना कारगर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी सरकार की कोशिश ये रही है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंच पाए, और ऐसे में G20 समिट के जरिए सभी अफ्रीकी देशों को भी जोड़ना एक बात, और साथ ही साथ जो G20 के देश नहीं है उनके राष्ट्राध्यक्षों को भी इसके लिए आमंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, शुक्रिया बुलाने के लिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और इनफैक्ट अब तो काफ़ी वक्त हो गया है G20 के बारे में बात करते हुए, और एम्बेसडर साहब ने और डॉक्टर रे ने विस्तार में आपको बताया। अब उसमें ये है कि अफ्रीका का मुद्दा निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए, क्योंकि जब से भारत ने इसकी अध्यक्षता ली है, और जैसे अभी अमिताभ कांत साहब बता रहे थे, उसी टाइम प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमारी जो प्रेसिडेंसी होगी वो इंक्लूसिव होगी, एम्बिशियस होगी, एक्शन ओरिएंटेड होगी। तो उस इंक्लूसिवनेस में जो है सबसे बड़ी जो बात है कि किस तरीके से, क्योंकि भारत खुद एक विकासशील देश है, तो कैसे विकासशील देशों के जो मुद्दे हैं उसको सारी दुनिया के एजेंडे पे लेके आया जाए। और अफ्रीका के बारे में इससे पहले भी बातें होती रही हैं, चाहे आप वो चाइनीज प्रेसिडेंसी में देखें, चाहे इटालियन प्रेसिडेंसी में था और जर्मन प्रेसिडेंसी में था, लेकिन कुछ टोकन मेजर्स अफ्रीका के बारे में वहाँ पे कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। लेकिन जिस तरह से भारत ने उसको एक बड़ा मुद्दा बना के उनको एक G20 का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए जो पहल की है,
वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, अगर वो हम कल अगर उसको मेंबर बना पाते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है कि भारत के प्रेसिडेंसी की वो मानी जाएगी। और क्योंकि ये डेवलपमेंट का मुद्दा तो वैसे जब वो साउथ कोरियन प्रेसिडेंसी थी 2010 में, तब से वो लाए थे, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद पेंडेमिक आया तो चीज़ें बदल गई हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये बात है कि ये एक जो G20 का जो सम्मेलन है या G20 का जो पूरा संगठन है, उसमें ये जो बातें हम कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो, चाहे वो ऋण की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, ये सब बातें पहले वाले सम्मेलनों में भी होती रही हैं। लेकिन एज ए प्रेसिडेंसी कंट्री, जिस हर देश का एक अपना एक तरीका होता है और कुछ खास मुद्दे उसके उन मुद्दों के ऊपर से भी उसके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। तो उसी में जब इंक्लूसिवनेस की बात है तो अफ्रीका पहले भी सिर्फ, जैसे आप देखें कि साउथ अफ्रीका जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता रहा है एज ए मेंबर, तो 96% जो है अफ्रीका की आबादी इससे बाहर रही है G20 के मुद्दों से। G20 में मुद्दे अफ्रीका की बात करते हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं था। कभी कभी टोकन तौर से अफ्रीकन यूनियन को बुलाया जरूर गया था, इस बार भी वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक परमानेंट मेंबर के तौर से यहाँ पे नहीं रहे हैं। और आज जितनी भी आप जो अफ्रीका के मुद्दे हैं, चाहे वो ऋण का मुद्दा हो या उसके बाद माइग्रेशन की बात हो, दुनिया के तौर पे हम बात करते हैं, और जलवायु परिवर्तन की बात है, जब तक अफ्रीका उसके अंदर नहीं आता है तो उसके बारे में एक मीनिंगफुल बात डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो और वैसे भी अगर हम देखें कि सारे अगर जो 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन के, अगर उनको एक साथ मिला के देखा जाए तो 7वीं या 8वीं वो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बनती है। और अगर यूरोपीय संघ के 27 देश अगर इसके मेंबर बन सकते हैं G20 के, तो उसका एक काफी एक दावा बनता है कि अफ्रीका के देश भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन लेके आए। तो मुझे लगता है कि जब भारत की अध्यक्षता के बाद, क्योंकि और 2 विकासशील देश हैं, वो भी आगे की अध्यक्षता इसकी ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास जाएगी, तो जो भी मुद्दे विकास के, डेवलपमेंट के मुद्दे, लगता है कि एक बहुत बड़ी छाप रहेगी विकास के, डेवलपमेंट के मुद्दों की इस बार भारत की प्रेसिडेंसी के तहत। वो उस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि इससे पहला भी जो है इंडोनेशिया ने इसकी प्रेसिडेंसी थी, तो आगे के 2 देश भी और विकासशील देश है। मुझे लगता है कि भारत ने बहुत अच्छी पहल की है और उसको वो आगे उस पूरे एजेंडा को उसी को लेके जाने की काफी संभावना है कि बाकी आगे वाले 2 देश भी उसको ठीक से आगे कर पाएंगे। प्रोफेसर सचदेवा, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और अपडेट लेने के लिए हम अपने सहयोगी पवन की और एक बार फिर से रुख करते हैं। पवन, जर्मनी चांसलर भी पहुंच गए हैं, क्या जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आने थे, ये विदेशी मेहमान आने थे, वो सब पहुंच चुके हैं? चूंकि आपने बताया कि 9:30 बजे से समिट शुरू हो जाएगा, बाकायदा शुरू हो जाएगा, अधिकृत रूप से शुरू हो जाएगा, अभी तक का अपडेट क्या है? प्रतिबिंब ज़्यादातर जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आने थे वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि फ्लाइट्स भिन्न भिन्न देशों से आनी है और उसमें समय भी बहुत लगता है। कुछ देश बच गए हैं, सिर्फ जैसा आपने बताया कि अभी जर्मनी के चांसलर पहुंच चुके हैं। तो ये बाकी के राष्ट्राध्यक्ष जो मुख्य तौर पे जो बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उम्मीद जैसी थी वो सब पहुंच चुके हैं, और जो विकसित देश हैं वो सभी लगभग पहुंच चुके हैं। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और 9:30 बजे, क्योंकि पहला सेशन होना है वन अर्थ पे, तो उस समय तक सभी पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री खुद सबकी अगवानी भी करेंगे वहाँ पे। जो फोटो भी रहता है इनिशियल, वो भी होगा, फोटोग्राफी भी वहाँ पे होगी, ये बड़ी बात है। जहाँ तक इसके जो ये समिट है, G20 समिट है, उसके
अगर टेक अवेज की बात करें तो इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है प्रतिबिंब। पूरे कल भी यहाँ पे जैसा कहा कि जो इंडियन शेरपा है अमिताभ कांत जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने बड़े तीन बड़े टेक अवेज क्या होने वाले हैं इस समिट से। तो सबसे बड़ा टेक अवेज जो उन्होंने कहा कि जो पहला टेक अवे है कि जो इंडियन नैरेटिव है वो पूरे विश्व में जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जैसे थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम की, कि भारत जो है, भारत की दृष्टि ऐसी है, पुरातन दृष्टि जो है कि पूरी दुनिया को वो अपना परिवार मानते हैं, सभी देशों को परिवार मानते हैं। वो विकसित, विकासशील और इन चक्रों में भारत नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी बात है। और एक ये सारी चीज़ हमारी जो है वो वेदों से लिया गया है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा फायदा है, ये तेरा फायदा है, ऐसी छोटी छोटी बातों में भारत नहीं फंसता है। उदार है भारत पहले से ही, और सदियों से उदार है। तो उसके लिए पूरी दुनिया को ही हम एक फैमिली के रूप में मानते हैं। तो पहला टेक अवे ये जाएगा कि भारत की दृष्टि पर्यावरण के प्रति हो, चाहे पेरिस में सम्मेलन हुआ COP का, उसमें भी चाहे जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू रहता है उसके ऊपर भारत पहले ही, कार्बन एमिशन भारत का सबसे कम है। तो ये चीज़ें सदी, क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं, उनका संरक्षण करना जो है हमारी संस्कृति का पार्ट है, भारतीय संस्कृति का पार्ट है। तो ये पहला इंडियन नैरेटिव जो है, चाहे वो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, तो ये जो पहला जो इशू है वो ये नैरेटिव, इंडियन नैरेटिव पूरे दुनिया में जाएगा। ये पहली बात है। और आपने जैसा बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और साथ ही साथ एक बेहतर भविष्य के लिए भारत ने प्रयास किया है और कई ऐसी पहल की हैं। भारत की अध्यक्षता में कई ऐसी पहल हुई हैं, जिनमें से एक डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस ग्रुप है, उसकी भी शुरुआत की गई है प्रतिबिंब। और इस ग्रुप के तहत ये है कि दुनिया में जो भी आपदाएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और इस पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर भास्कर, आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले मैं एक अपडेट दे देता हूं। जब हम ये आपदा का जिक्र कर रहे हैं, भले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं, एक अच्छी खबर नहीं है रूस से। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें, वहां पर भूकंप के कुछ झटके आए हैं, तीव्रता अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपदा से जरूर घिर गया है एक बार फिर रूस, ये जानकारी आ रही है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया भर में कभी कोई आपदा आती है उसके लिए हम पहले से तैयार रहें, और इसीलिए भारत ने डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के लिए इस नए ग्रुप की शुरुआत की है। तो डॉक्टर भास्कर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, भारत की इस पहल से दुनिया को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? हाँ, सबसे पहले ये जो भूकंप की सब खबर आई है, ये मोरक्को में 6.5 प्लस अर्थक्वेक हुई है आज। और जैसे होता है अर्थक्वेक में लगभग 12-24 घंटे तक कुछ खबर नहीं आती, क्योंकि सारे डैमेजेस होते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह। तो ये प्रॉब्लम हुआ है। जैसे भारत ने जो लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव, CDRI, तो काफी 1-2 साल से चल रहा है, और इसमें करीब 30 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दिल्ली में ही है, NDMA, जो हमारी डिजास्टर अथॉरिटी है, वो उसको काफी सपोर्ट दे रही है। तो उम्मीद है कि और देश इसको ज्वाइन करेंगे। और इसमें ये जो फायदा है ये है कि हर एक देश को डिजास्टर रेजिलियंस कैपेसिटी बनाने के लिए, जैसे मटेरियल, ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल, स्टॉक करने की वजह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हुए जॉइंटली, तो जहां भी डिजास्टर होता है, जो देश भेज सकते हैं मटेरियल सपोर्ट, वो जल्दी भेज सकेगी। तो हर एक देश को फायदा होगा, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगाना होगा डिजास्टर मटेरियल और स्टॉक फाइलिंग और ऐसे चीजों में। तो CDRI तो ये तो चला हुआ है, ये काफी अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स ज्यादा होंगे, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जैसे फ्लड, साइक्लोन और ड्राउट वगैरह। वैसे भी नॉन क्लाइमेट डिजास्टर्स भी है, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, पैंडेमिक्स हैं।
तो दुनिया में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये CDRI जो है, जो बहुत ही यूज़फुल मैकेनिज़्म हो सकती है। थैंक यू। डॉक्टर निवेदिता, यहाँ पर बात चल रही है डिजास्टर की, और आपदा जब आती है किसी देश पर तब संवेद रूप से G20 के जितने भी सदस्य देश हैं वो संवेद रूप से उसका सहयोग करें। और हम देख रहे हैं कि भारत इसमें बहुत ज़्यादा जो है तीव्रता से जो है अपने कदम उठाता है, चाहे पाकिस्तान की बाढ़ हो, चाहे नेपाल या टर्की का अर्थक्वेक हो। भारत ने अपनी तरफ से सहयोग किया, वहाँ पर बचाव दल भेजा। लेकिन जो टैगलाइन है हमारी G20 की, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को जब हम एक परिवार मान लेते हैं तो हम उसके दुख दर्द और सुख के भी भागीदार हो जाते हैं। तो ये टैगलाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस टैगलाइन को अपनाया जाता है आने वाले दिनों में, और विशेष रूप से G20 के सदस्य देश इस पर चलते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों से हम लोग जो है बच पाएंगे या फिर उसका निराकरण निकालने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि 3 साल पहले की जो दुनिया थी वो काफ़ी बदल गई है। पहले जो है कोविड जो है महामारी की वजह से, और दूसरा ये माना जा रहा था 2 साल पहले तक कि अब कोई भी युद्ध दो देशों के बीच हथियारों से नहीं होगा। लेकिन 2 देशों के बीच न केवल युद्ध शुरू हुआ, 2 साल हो चुके हैं, और कब तक जारी रहेगा वो भी अभी पता नहीं है। तो क्या वसुधैव कुटुंबकम में ही सारी परेशानियों दिक्कतों का हल नजर आता है? मैं समझती हूँ कि ये जो इंक्लूसिव एजेंडा है भारत की इस फिलॉसफी में जो काफ़ी एम्बेडेड है, उसमें सिर्फ डिजास्टर, हम पोस्ट पैंडेमिक की जो बात कहें, हमने देखा है कि कैसे हेल्थ के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक संकट आया है। सिर्फ और डेवलपिंग ग्लोबल साउथ इस संकट में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात ग्लोबल सप्लाई रेजिलियंस, ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस और की बात होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जैसे अभी एम्बेसडर बालाकृष्णन ने कहा है डिजास्टर रिस्क को लेके, हमने देखा है कि डिजास्टर जब होता है सिर्फ कितने इसमें लाइफ और लाइवलीहुड्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और ये जो एक भारत का इसमें बहुत एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा आगे रहा है किसी और देश के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने की। और ये जो एक प्रक्रिया रहा है, इसमें डिजास्टर रिस्क को और डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए जो मुद्दा है, इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज है। उसमें एक प्रायोरिटीज है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कंट्रीज का बढ़ाए। उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सारे जो कंट्रीज साथ आ रहे हैं, देश साथ आ रहे हैं, इसको बहुत एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरा प्रायोरिटी है कि हम नॉलेज शेयरिंग करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो रहा है डिजास्टर रिस्क को फेस करने के लिए, वो अपने देशों में इसका शेयर करें। तो ये एक जो भारत ने अपना एक एक्सपीरियंस के तरह पहले भी जितनी ह्यूमैनिटेरियंस असिस्टेंस, चाहे अफ्रीका में जब साइक्लोन हुआ था, हमने वहाँ पे कैसे अपना सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचाया। अब जब पैंडेमिक हुआ, हम अपनी वैक्सीन मैत्री की बात कहें, हम कैसे वैक्सीन पहुँचाया। ये सब चीज़ें जो भारत ने किया है, इस मुझे लगता है कि आगे जाके जो चैलेंजेस हमारे रहेंगी पोस्ट पैंडेमिक के बाद, ये चैलेंजेस के लिए सारे कंट्रीज को साथ आना ज़रूरी है। एंड कोऑपरेशन की बात, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मल्टीलैटरलिज्म का स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि जो भारत की जो पहल रही है इस G20 समिट में, इसको डिजास्टर रिस्क को कैसे हम एक साथ देश साथ आ सके और इसका आगे जाके किस तरह से एक शेयर्ड फ्यूचर बनाए, जहां एक दूसरे कंट्री दूसरे के सपोर्ट पे आए।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे दूसरे कंट्रीज को बढ़ाया जाए, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज की बात कहा जाए तो ये एक मैं समझती हूँ एक जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं और हम देखे हैं पोस्ट पैंडेमिक के बाद एक माइंडसेट चेंज करने के बाद हम कैसे डेवलपिंग कंट्रीज का जो चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे हेल्थ सिक्योरिटी हो, चाहे डिजास्टर से के लड़ने के लिए जो क्षमता है, इसको हम कैसे सपोर्ट करें। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और CDRI का संस्थापक सदस्य तो भारत है ही। 2019 में उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत की G20 अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा जोखिम प्रतिरोध क्षमता समूह की स्थापना की गई और इस समूह के तहत गांधीनगर, चेन्नई और मुंबई में कई बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें दुनिया भर से आपदा को कम करने के लिए लगातार कई विषयों पर चर्चा हुई। और इस बातचीत के बाद भारत की इस पहल के अलावा प्रतिबिंब एक और शानदार पहल है जो भारत ने की है। भारत ने एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप भी भारत की अध्यक्षता में शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं इस ग्रुप का उद्देश्य है कि दुनिया भर के 2 देश साथ में आए, इनोवेटिव जो भी प्रयास हैं, जो व्यापार है वो मजबूत हो सभी देशों का। और प्रोफेसर गुलशन, आपसे जानना चाहूँगी कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की लगातार जितनी बैठकें हुई उनमें क्या कुछ आउटकम रहा? देखिए, भारत का जो पिछले कई सालों में जो अभी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जब विकास के पेंडेमिक के बाद और पेंडेमिक के पहले भी एक नया एक तो सर्विसेज सेक्टर जो है वो काफी कई सालों से बड़ी तेजी से विकास कर रहा है भारत में। उसके साथ साथ ये है कि पहले ये हम मानते थे कि जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी है, वहीं से जब तक निवेश और टेक्नोलॉजी जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं आएगी तो उनके लिए विकास करना काफी मुश्किल है। लेकिन जो भारत ने जिस तरह से ये दिशा दिखाई है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर अगर ठीक से उनको पॉलिसी उसके बारे में बनाई जाए, उनके लिए सहूलियत दी जाए, तो ये काफी इसके अंदर से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं और भारत में उसके बहुत अच्छे परिणाम उभर के आए हैं पिछले कई सालों में। और उसमें सिर्फ भारतीय जो संस्थाएं हैं उन्होंने ही निवेश नहीं किया, जितनी बड़ी बाहर की संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको भी लगा कि इनके अंदर इस तरह के स्टार्टअप में निवेश करने के बाद सिर्फ उनका अपना भी फायदा है और जो कंपनीज जिसके अंदर वो निवेश कर रहे हैं उनका भी बड़ा फायदा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जिसके अंदर हमको ये देखना चाहिए, चाहे आपने जैसे डिजास्टर की बात की या जिस तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जितने जलवायु परिवर्तन और बाकी बातें भी हो रही हैं, एक बहुत बड़ी बात जो इस बार भारत की अध्यक्षता में जो मुझे लगता है कि साझा बयान जो आएगा या जो भी आउटकम आएगा इस पूरे समिट का, उसके अंदर एक उभर के आने वाली बात है कि दोबारा से एक नई दिशा जो है हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको देने वाले हैं। आप जानते हैं कि 2015 में जब एक ट्वीट किया है जी प्रोफेसर, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने मोरक्को में जो भूकंप आया है उसमें जो लोगों की हानि हुई है उस पर एक दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इस मुश्किल समय में मोरक्को की मदद करने के लिए तैयार है। जी, और इसके अलावा आज से समिट शुरू हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व नेताओं के सार्थक चर्चा की आशा व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रतिबिंब प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विश्व समुदाय के लिए प्रमुख चिंता के कई मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इनमें मजबूत, टिकाऊ, समावेशी और संतुलित विकास को आगे बढ़ाना शामिल है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम सतत भविष्य के लिए SDG और हरित विकास समझौते की प्रगति में तेजी लाना चाहते हैं और 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं। हम तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए भी सामूहिक रूप से काम करेंगे। भारत प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मानव केंद्रित तरीके पर भी बहुत जोर देता है। और वंचितों पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के गांधी जी के मिशन का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्य उन्मुख रही है। हमने ग्लोबल साउथ की विकासात्मक चिंताओं को सक्रिय रूप से आवाज दी है। बिल्कुल प्रतिबिंब। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने बहुत कुछ जानकारी दी है। और 18वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का आना लगातार जारी है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आने वाले अतिथियों का स्वागत करते हुए एक ट्वीट संदेश दिया है। जी हाँ, अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि G20 देशों के सभी प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हार्दिक स्वागत है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, टिकाऊ, समावेशी और मानव केंद्रित विकास के लिए एक वैश्विक रोड मैप है। राष्ट्रपति ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों को इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में उनके प्रयासों में सफलता की राष्ट्रपति ने कामना की। जी, हमारे साथ लगातार 3 विशेषज्ञ मेहमान वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेव, यहाँ पर बात चल रही थी कि जब इसकी शुरुआत हुई G20 की फाउंडेशन रखी गई तो आर्थिक रूप से घिरा हुआ था विश्व, और उससे कैसे निकला जाए, उसका निराकरण कैसे किया जाए, तो G20 का गठन किया गया। अगर बात करें वर्तमान परिदृश्य की, MSME माना जाता है बैकबोन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का। इसके एकीकरण का प्रयास भी इस बार G20 में भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण विषय है ये? जी, जैसा आपने कहा कि जब G20 की जब ये शुरुआत हुई थी तो एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत इसलिए माना गया उसको क्योंकि इससे पहले ये सोचा जाता था कि जो विकासशील देश हैं उनकी समस्याएं अलग हैं और जो विकसित देश हैं वो उनकी समस्याएं अलग किस्म की हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। लेकिन जैसे ही G20 तब ये माना गया कि जो G7 के अंदर वो अपनी बात करते हैं, जो विकसित देश हैं, और जो विकासशील देश हैं वो उनके अपने ग्रुप हैं, अपने समूह, उनके अंदर वो अपनी बातचीत रखते थे। लेकिन बाद में ये सोचा गया, इसके बारे में ये पाया गया कि जब तक ये बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो उभरती हुई इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जब तक उनको साथ में नहीं लिया जाएगा तब तक सिर्फ जो डेवलप्ड देश हैं वो सिर्फ पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भारत ने उसका उस समय भी अच्छा स्वागत किया था। और उसके बाद जितनी समस्याएं दुनिया के अंदर आई, चाहे वो सब प्राइम क्राइसिस की बात थी, क्योंकि ये मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों के बारे में ही इसके अंदर G20 में बात होती रही है, या उसके बाद जो यूरोजोन क्राइसिस की बात रही है, उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो G20 के देशों ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि इस पूरी की पूरी जो हम आर्थिक बात तो हम कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर एक बहुत तनाव बना हुआ है। इसीलिए भारत के लिए जो ये एक प्रेसिडेंसी थी, एक बहुत बड़ा अवसर तो था, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि किस तरह से जो यूरोप और अमेरिका के देश हैं उनका एक अलग मत है, और अभी हम देखते हैं चीन और रूस है, उनका एक अलग मत हो गया है, खासतौर से यूक्रेन युद्ध के चलते हुए। तो उसमें जो एक बड़े मुद्दे थे, जैसे हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, अब वो 2015 में जब हमने उसको जो सब देशों ने उसको अपनाया था, उसमें सिर्फ विकासशील देश ही नहीं थे, सारे देशों ने उसको अपनाया था, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से बिल्कुल अलग हटके था जो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे। तो अभी बहुत सी चीजें बदल गई हैं 2015 के बाद से, खासतौर से पेंडेमिक के बाद बहुत से जो गोल थे हमारे, जो टारगेट्स थे, वो उन टारगेट्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, और 2030 तक अगर हम उसको नई टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे तो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमको लगता है कि जो नए टारगेट्स हमने रखे थे पहले, अब उसको किस तरह से तेजी उसके अंदर लाई जाए। तो इसीलिए भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर
भारत ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन प्रिंसिपल सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, और उसमें जो आपने बात की जो किस तरीके से उसको दोबारा से तेजी लाया जाए, तो वो इंडस्ट्री को ग्रोथ को लाने के लिए ये इस बार एक नई पहल है जो आपने जैसे कही कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, और खास तौर से जो विकासशील देश हैं उसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का, जैसे हम भारत में भी देखें तो जितना भी वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं विकासशील देशों के अंदर जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो किस तरीके से मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर लाया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर उसको पुश करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ग्रोथ के अंदर। तभी हम जो बात कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की, जिसमें जो है वन फैमिली वन फ्यूचर, तो वो सारी जो बात है, जब तक सभी लोग उसके अंदर, चाहे हम विकास भले ही होता रहे, लेकिन अगर उस विकास का अगर जो फायदा है वो, जैसे आपने कहा कि आखिरी इंसान तक फिलहाल हम दिखा रहे हैं भारत मंडपम से सीधी तस्वीरें, और यहाँ पर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मौसम भी कहीं ना कहीं इस खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। बिल्कुल, और भारत मंडपम में जो सामने दिख रहा है ये रंगीन जो फूल दिख रहे हैं और नटराज की जो प्रतिमा दिख रही है वो बहुत ही शानदार प्रतीत हो रही है। जी हाँ, और हमारे 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अंतिम सवाल भास्कर बालकृष्ण जी से मैं पूछना चाहूँ, उससे पहले मैं जानकारी दे देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल यानी भारत मंडपम में पहुँच चुके हैं, जहाँ का नज़ारा हम आपके साथ स्क्रीन पर लगातार इस वक्त शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और 9:30 बजे एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा और उसके बाद 10:30 ये वो बजे से चित्र पहले है, आप देख सकते हैं भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे का समय है। बाकायदा ये G20 समिट 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल यानी भारत मंडपम में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और भारत मेज़बान है और तो प्रधानमंत्री का वहां पर समय से पहले पहुंचना लाजमी है, क्योंकि 9:30 बजे कई देशों के नेता वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री 9 बजे से पहले वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वही मेज़बानी कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन की। अब चलते चलते बात कर लेते हैं भास्कर बालकृष्ण, ये जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं भारत मंडपम, 10,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये जो वेन्यू है कितना अलग है, कितना विशिष्ट है, कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये तो वेन्यू जो बना है दिल्ली में, इसके पहले जो दिल्ली में फैसिलिटीज थे बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए वो बहुत खराब थे, वो बहुत कम थे। विज्ञान भवन जो है वो काफ़ी छोटा है, अभी आजकल बड़े मीटिंग्स वहाँ नहीं हो पाते जी। और जैसे ADB का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनको ये करना पड़ा कि कॉन्फ्रेंस ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो काफ़ी साल से ये कमी महसूस हुई है कि दिल्ली में एक मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस सेंटर नहीं है। तो ये जब अब भारत मंडपम जो बना हुआ है और सारी जो एसोसिएटेड बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, वो दिल्ली को एक मेजर इंटरनेशनल सेंटर बना सकता है कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन के लिए। और इसका मतलब है कि जैसे जो इंटरनेशनल मीटिंग्स है, इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग्स है, वो भी हो सकता है, और बड़े बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स वो भी हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि जैसे फैसिलिटी जो बना हुआ है उसको समिट के बाद कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स दिल्ली में ही कर दें। तो इससे हमें फ़ायदा भी होगा, इससे इनकम बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगी। तो ये कॉन्फ्रेंस समिट के बाद जो भारत मंडपम को कैसे यूज़ किया जाएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ पवन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। पवन, अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और वहां की खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत नज़ारा लगातार लाइव हम शेयर कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। क्या कुछ अपडेट है? पवन, आवाज आ रही है? को देख सकते हैं प्रधानमंत्री खुद तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि अगवानी करनी है उनको और बड़ा दिन है भारत के लिए। अगर बात करें G20 की अध्यक्षता पूरे वर्ष रही और वर्ल्ड लीडर्स यहाँ हैं, पूरी दुनिया का जो फोकस है वो आज भारत पे है। चाहे हमारे दुश्मन देश कहें
चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, सबकी जो नज़रें हैं पड़ोसी देशों की वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि विश्व नेताओं का जमावड़ा, विश्व कुंभ जो है G20 देशों का, वो यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको भारत मंडपम की बात बताऊं, जहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और जहाँ पे सभी जो राष्ट्राध्यक्ष अभी 9:30 बजे पहुँचने हैं। प्रतिबिंब जी, ये जो है 2016 में अक्टूबर 2016 में इसका जो है रेनोवेशन का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ। जुलाई 2023 में ये बनकर तैयार हो गया। 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है भारत मंडपम पे, और उसके बाद कुल एरिया जो है इसका वो 40 लाख स्क्वायर फीट है। इसका बेसमेंट जो है वो 18 लाख स्क्वायर फीट है, एग्जीबिशन एरिया 16 लाख स्क्वायर फीट है, जो फूड हॉल और मीटिंग रूम है वो 10 लाख स्क्वायर फीट है, और एडमिन एरिया इसका 1 लाख स्क्वायर फीट है। इस कॉम्प्लेक्स में 13,000 लोगों के जो है बैठने की व्यवस्था है, और साथ ही 5,000 गाड़ियों की भी व्यवस्था है। साथ में इसमें 12 जो है एग्जीबिशन हॉल्स हैं। 1.5 एकड़ एरिया में यहाँ पे लेक भी है, आगे झील भी है, जो फ्रंट में है वो निर्माण किया गया है, उसकी भव्य तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो ऐसा जो एग्जीबिशन, ऐसा जो वार्ता के लिए, G20 वार्ता के लिए ऐसा जो वेन्यू है, पहली बार यहाँ पे भारत मंडपम बनकर तैयार हुआ। और यहाँ दिल्ली में अगर बात करें, जैसा हमारे मेहमान बता रहे थे कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे विश्व स्तर के जितने भी आयोजन वो हो पाए, अब हमारे पास भारत मंडपम के रूप में वो ऐसी चीज़ है। और अभी थोड़ी देर में जो विश्व नेताओं का जो विश्व कुंभ है वो यहाँ पे हमारे सामने। पवन, आपने भारत मंडपम की कई विशेषताएं बताई, साथ ही साथ आपने कल भी भारत मंडपम का दौरा किया था और वहां पर आपने क्राफ्ट बाजार भी कवर किया था। उसके बारे में क्या कुछ खास है वो बताइए।